हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कौन कौन से भागों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से मटेरियल चाहिए उसके अंदर, और जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो उसका उत्पाद प्रोडक्ट है वो हमें क्या प्राप्त होता है। और उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण है वो पादप की किन कोशिकाओं में होता है, उनकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखवा रही हूं आपको प्रकाश संश्लेषण की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप कोशिका द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसकी अभिक्रिया क्या होगी, 6CO2 प्लस 12H2O, और क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, और एक वर्णक चाहिए जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल या हरित लवक। ये सब पदार्थ चाहिए एक पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। यह है जल। प्रकाश सूर्य से प्राप्त होगा, हरित लवक या क्लोरोफिल पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, उनकी कोशिकाओं में होता है। ये सब चारों मटेरियल मिलकर उत्पाद के रूप में क्या बनाएंगे, एक तो भोजन बनाएंगे ग्लूकोज के रूप में शर्करा C6H12O6। भोजन किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस 6O2, और साथ में जल का अणु 6H2O। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए हम प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों, हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सकती है वातावरण में, पानी भी हमें प्राप्त होता है, प्रकाश भी हमें मिलता है, लेकिन हमारी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। इसलिए हमारी कोशिकाएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। अगर हमारे शरीर में भी हरित लवक होता तो एक तो हम सभी हरे रंग के होते, और उसके अलावा हमारे शरीर में अपने आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बन जाता। हमें भोजन के लिए पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और हम क्या होते, स्वपोषी। तो पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसके पॉइंट नोट कर लीजिए। पादप स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। नोट कर लीजिए।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ होता है, कहाँ पर होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक आवश्यक होता है, और जहां पर पौधे में हरित लवक होगा वहीं पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए हरित लवक मुख्यतया पादपों की पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी पौधे का जो जो भाग हरे रंग का होता है वो हरित लवक के कारण होता है, और ज्यादातर मेनली पत्तियां ही होती है वो हरी होती है पादप की। तो हरित लवक मुख्य रूप से पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, कुछ मात्रा में ये तने में भी पाया जाता है। अगर तना हरे रंग का है तो उसमें हरित लवक है वो उपस्थित है, तो तने के द्वारा भी कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है क्योंकि उसमें हरित लवक है। लेकिन मुख्यतया पादपों की जो पत्तियों की कोशिकाएं होती है जिन्हें मिजोफिल कोशिका बोला जाता है, उनमें अत्यधिक मात्रा में हरित लवक होते हैं। प्रति कोशिका में 20 से 40 हरित लवक क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो देखिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। पादपों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतया पत्तियों में होता है, क्योंकि हरित लवक की अत्यधिक मात्रा पत्तियों में ही उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ मात्रा में हरित लवक तने में भी उपस्थित रहता है, अतः जिन पादपों में पत्तियां नहीं होती उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे तने द्वारा की जाती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, पादप होता है केक्टस या नागफनी, उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो उस पौधे को अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन तो बनाना पड़ेगा, और पत्तियां उसमें है नहीं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य वो चपटे तने के द्वारा किया जाता है। नागफनी या केक्टस में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण हरे तने द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेनली जो प्रकाश संश्लेषण का वर्णक होता है हरित लवक, उसकी वो कहां पर पाया जाता है, कैसी उसकी संरचना होती है। तो देखिए हरित लवक, हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है और उनकी संख्या होती है 20 से 40 के मध्य होती है। तो देखिए हरित लवक की संरचना किस प्रकार की होती है। या इसे पर्णहरित भी बोला जाता है। हरित लवक यानी हरे रंग का होता है, इसलिए तो ये पत्तियों को जिस भी भागों में ये उपस्थित रहता है कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। जो हरित लवक होता है इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। ये हो गई बाहरी झिल्ली और ये हो गई आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये हो गई बाह्य झिल्ली और ये हो गई आंतरिक झिल्ली। तो ध्यान रखना कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग है जो दो झिल्लियों से घरी हुई संरचना पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये हरित लवक क्लोरोफिल, जिसमें बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसमें अंदर पाई जाती है कुछ चपटी संरचना सिक्कों के जैसी, उन्हें बोला जाता है थैलेकोइड।
और ये थैलेकोइड है वो चट्टों के रूप में, सिक्कों के रूप में, ढेर के रूप में जमी रहती है, और इनके मिलने से जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो इनमें से जो ये एक संरचना होगी इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेकोइड। और ऐसे कई थैलेकोइड मिलकर जब एक सिक्कों के ढेर के जैसी संरचना बनाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ग्रेना। तो इस ग्रेना का जो एक भाग है वो क्या कहलाएगा, थैलेकोइड कहलाएगा, और पूरी जो संरचना है उसको क्या बोलेंगे, जो ग्रेना बोला जाएगा, और एक सिक्के को अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, थैलेकोइड। ठीक है, कुछ ऐसी होती है पटली का जो इनको बीच में से जोड़ के रखती है, इनको बोला जाता है पिट्ठी का, पटली का। पिट्ठी का बोला जाता है बीच वाला भाग स्ट्रोमा, पिट्ठी का, पटली का। थैलेकोइड को क्या बोलेंगे, पिट्ठी का, सॉरी पटली का। ठीक है, और ये जो भाग है वो बीच का, ये इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। ये क्या उपस्थित है, राइबोसोम। इनमें इस प्रकार स्टार्च के कण उपस्थित रहते हैं और लिपिड की बूंदें भी पाई जाती है। वसा बूंद, और ये क्या है, ये है स्टार्च कण। ठीक है, तो इस प्रकार एक हरित लवक की संरचना पाई जाती है जिसके अंदर मेनली भाग कौन सा होता है, ग्रेना और थैलेकोइड वाला, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो दूसरे प्रकार के वर्णक है, और उन्हीं के अंदर मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। नोट कर लीजिए। तो देखिए इस हरित लवक और अन्य वर्णकों के पॉइंट नोट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु कई वर्णक प्रयुक्त होते हैं, जैसे
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड, और जेंथोफिल। इस प्रकार कई वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो मुख्य वर्णक होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। जबकि ये क्या होता है? सहायक वर्णक। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा होता है, और क्लोरोफिल के घटकों में भी जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। बाकी जो वर्णक है वो सहायक होता है, यानी इसकी सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को आगे संचालन करने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया है ये दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी जो अभिक्रिया डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर हो और उसमें एटीपी और NADPH2 अणु का निर्माण हो वो प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। और वो अभिक्रिया जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर रहती है, डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं रहती, उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? यह अभिक्रिया सीधे प्रकाश पर निर्भर रहती है। इस अभिक्रिया का उत्पाद एटीपी तथा NADPH2 होता है। दो उत्पाद बनते हैं, एटीपी यानी ऊर्जा और एक यौगिक बनता है NADPH2। इस क्रिया का उत्पाद एटीपी तथा NADPH2 होते हैं। ठीक है, फिर आती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सीधे प्रकाश से संबंधित नहीं होती, बल्कि
प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर रहती है। इस अभिक्रिया में एटीपी तथा NADPH2 का उपयोग करके शर्करा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो दो चरणों के अंदर संपन्न होती है, चक्रीय और अचक्रीय के अंदर। और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए इसके अंदर दो फोटो सिस्टम प्रयुक्त होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। तो अब हम विस्तार से पहले डिस्कस करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया को और फिर करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया को। और ये दोनों जो अभिक्रियाएं होगी चक्रीय और अचक्रीय प्रकार की होगी, इन दोनों का उत्पाद क्या बनेगा, एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा। हमने पहले ये क्यों की, क्योंकि हमारा पौधों का मुख्य मकसद क्या है, प्रकाश संश्लेषण करके शर्करा ग्लूकोज भोजन का निर्माण करना। और भोजन का निर्माण करने के लिए एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होगी। तो इनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहले हमें कौन सी अभिक्रिया करनी पड़ेगी, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक की झिल्लियों में होती है, जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो हरित लवक के द्रव्य में आधात्री में स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो पहला पॉइंट, यह अभिक्रिया हरित लवक की झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो चरणों में होती है।
दो चरण कौन कौन से होंगे? एक तो होगी चक्रीय प्रक्रम और एक होगा अचक्रीय प्रक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने हेतु दो फोटो सिस्टम, दो प्रकाशिक तंत्र कौन से होंगे? पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में क्या अंतर है। यह है 700 नैनोमीटर की, यह 700 नैनोमीटर से अधिक की तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है, जबकि जो पीएस सेकंड है वो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य तक के प्रकाश पर कार्य करता है। यह है 680 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में कार्य करता है। यह है चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रक्रमों में भाग लेता है, जबकि जो पीएस सेकंड है वो केवल अचक्रीय प्रक्रम में भाग लेगा। यह केवल अचक्रीय प्रक्रम में भाग लेता है, क्योंकि जो पीएस फर्स्ट है वो थैलेकोइड की जो ग्रेना की थैलेकोइड और स्ट्रोमा की थैलेकोइड दोनों में पाया जाता है, जबकि जो पीएस सेकंड है वो केवल ग्रेना की थैलेकोइड में पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह है ग्रेना तथा स्ट्रोमा दोनों थैलेकोइड पर उपस्थित रहता है। जबकि पीएस सेकंड क्या होगा? यह केवल ग्रेना थैलेकोइड में उपस्थित। तो ग्रेना थैलेकोइड के अंदर केवल कौन सी होती है? अचक्रीय होती है, इसलिए पीएस सेकंड सिर्फ अचक्रीय में ही भाग लेता है, जबकि जो अचक्रीय तो होती है ग्रेना के थैलेकोइड में और चक्रीय होती है स्ट्रोमा के थैलेकोइड में। तो पीएस सेकंड दोनों स्थानों पर उपस्थित है, इसलिए ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होता है, जबकि पीएस सेकंड है वो केवल अचक्रीय में प्रयुक्त होता है। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रकाशिक अभिक्रिया को हमने स्टार्ट किया और प्रकाशिक अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, चक्रीय और अचक्रीय के अंदर। चक्रीय के अंदर केवल पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है, जबकि अचक्रीय में फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों प्रयुक्त होते हैं। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के और क्या महत्वपूर्ण लक्षण है, तो फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर से अधिक की तरंग दैर्ध्य पर काम करता है, जबकि पीएस सेकंड है वो 680 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य पर ही काम कर लेता है। दूसरा जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो ग्रेना की थैलेकोइड और स्ट्रोमा की थैलेकोइड दोनों में उपस्थित रहता है, इसलिए चक्रीय और अचक्रीय दोनों में प्रयुक्त होता है। जबकि जो पीएस सेकंड है वो केवल स्ट्रोमा में थैलेकोइड। आपको समझना है तो देखिए डायग्राम बताती हूँ आपको। ये क्या है ग्रेना की थैलेकोइड, तो इसकी आंतरिक सतह पर है वो पीएस सेकंड उपस्थित रहता है, यहां पर रहेगा पीएस सेकंड। जबकि जो पीएस फर्स्ट है वो यहां पर भी उपस्थित रहता है और यहां पर भी उपस्थित रहता है। तो यहां पर तो होता है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, जबकि यहां पर होती है अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। यहां पर क्या होती है, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो पीएस फर्स्ट है वो यहां पर भी उपस्थित है और यहां पर भी उपस्थित है, इसलिए ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों में भाग लेता है। जबकि पीएस सेकंड है वो केवल यहां पर उपस्थित है, इसलिए वो सिर्फ अचक्रीय में ही भाग ले सकता है। आया समझ में आपको पॉइंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया जो स्ट्रोमा थैलेकोइड के अंदर संपन्न होती है। इसमें पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम प्रयुक्त होता है और ये तभी क्रियाशील होगा जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से अधिक की होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। आगे जो प्रकाशिक अभिक्रिया के चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक की थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।